दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूह। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दबाव समूहों का जो एक बहुत अच्छा स्थान रहा है। यदि हम आगे के समय आज के समय देखा जाए तो हमारा जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उसमें दबाव समूह का बहुत अच्छा स्थान, विशिष्ट स्थान रहा है। यद्यपि पहले के समय में दबाव समूह में को भ्रष्टाचार और बुराई का प्रतीक तथा लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाला माना जाता था, किंतु वर्तमान में इन्हें लोकतंत्र का सहयोगी माना जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि राजनीतिक दल सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाते हैं, अतः इनकी पूर्ति हेतु दबाव समूह अस्तित्व में आए जो कि विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दबाव समूह गैर सरकारी एवं अराजनिक जो अराजनैतिक संगठन होते हैं, किंतु ये अत्यंत सक्रिय होते हैं और शासकीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह को हित समूह, प्रभावी समूह, लाबीज, दीर्घ आदि नामों से संबोधित किया जाना सही है। यानी हित समूह, प्रभावी समूह, लाबीज समूह, दीर्घ समूह। जब समान हित वाले लोग अपने हितों की रक्षा के उद्देश्य में संगठित हो जाते हैं तो इसे हित समूह कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त जब ये हित समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति है तो राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय होकर शासन को प्रभावित करने लगते हैं तो ये दबाव समूह बन जाती हैं। यानी जब ये हित समूह अपने उद्देश्य पूर्ति है तो राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय होकर शासन को प्रभावित करने लगते हैं तो क्या बन जाते हैं? दबाव समूह बन जाते हैं। दबाव समूह अर्थ, इसकी दबाव समूह होता क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा जानते हैं। दबाव समूह न तो चुनावों में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और न ही निर्वाचकों को प्रभावित करते हैं, अपितु इनका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवसायिक हितों की रक्षा करना होता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु दबाव समूह शासन पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, किंतु प्रशासकीय पदाधिकारियों को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि वे इनके हितों के अनुकूल ही नीतियाँ बनाने एवं कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। ये दबाव समूह अपने हितों को खतरा होने पर सक्रिय हो जाते हैं, जबकि सामान्य परिस्थितियों में ये समूह पूर्णतः निष्क्रिय रहते हैं, अतः इन्हें अज्ञात साम्राज्य भी कहा जाता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने दबाव समूह को निम्न रूप से परिभाषित किया है, जैसे कि मायरन बीनर ने कहा है कि दबाव समूह से अभिप्राय स्वेच्छा से संगठित एक ऐसे समूह से होता है जो शासकीय संरचना से बाहर रहकर शासकीय अधिकारियों के निर्वाचन, मनोनयन व सार्वजनिक नीति के कारण निर्माण एवं क्रियान्वयन को अपने हित में प्रभावित करने का प्रयास करता है। इसी पर हमारे पीटर ऑर्डिगार्ड ने कहा है कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसमें एक अथवा अधिक और समान उद्देश्य अथवा स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करते हैं ताकि वे अपने हितों की रक्षा और वृद्धि कर सके। इसी पर एलन बाल ने कहा है कि दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के अविच्छिन्न अंग हैं और वे सरकार की नीति को सुदृढ़ बनाने और दिशा बदलने का प्रयास करते हैं, किंतु प्रभावी गुट की हैसियत से वे स्वयं सरकार बनाना नहीं चाहते। सशक्त नियुक्ति संगठन एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील श्रमिक संघों से लेकर के स्थानीय सुविधाओं के सुधार का प्रयास करने वाले छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर स्थानीय नागरिक गुटों तक सभी कुछ दबाव समूह के अंतर्गत रखा जाता है। कृषि वर्ग और श्रमिक वर्ग, व्यवसायिक वर्ग तथा इसी प्रकार के अन्य वर्ग अपने अपने हितों की पूर्ति हेतु जब सरकार पर विभिन्न तरीकों से दबाव डालकर अपने हित में नीतियां और कानूनों का निर्माण कराते हैं तो ये सभी दबाव समूह की श्रेणी में आते हैं। दबाव समूह की जो प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप की पहला जिसकी विशेषता है गैर राजनीतिक संगठन। यानी दबाव समूह जो कि कोई किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते हैं और वे चुनाव में भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करते हैं और ना ही मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ना ही प्रभावित करते हैं। राजनीतिक व प्रशासन को प्रभावित करना, यानी इनकी जो अगला विशेषता है राजनीतिक प्रशासन
को प्रभावित करना, ये राजनीतिक प्रभावित करना। दबाव समूह यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से राजनीति और प्रशासन में भागीदारी नहीं करते, किंतु परोक्ष रूप से दोनों क्षेत्रों में नियंत्रण रखते हैं। चुनाव के दौरान ये दबाव समूह उम्मीदवारों को धन आदि की सहायता करके अपने पक्ष में कर लेते हैं तथा उनके सत्ता में आने पर बाद दबाव डालकर अपने पक्ष में नीतियों का निर्माण कराते हैं। इसी में जो अगली इनकी विशेषता, विशिष्ट उद्देश्य। दबाव समूह का जो गठन अपने समूह के हितों की पूर्ति हेतु औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से होता है। ये संगठन उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, परस्पर ये क्या होते हैं, उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। दबाव समूह का गठन अपने समूहों के हित की पूर्ति हेतु औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से होता है। ये संगठन उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। अगली विशेषता जो है परस्पर व्यापी सदस्यता। यद्यपि सभी दबाव समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य के प्रेरित होते हैं तथा उनका संबंध समूह के सभी सदस्यों से होता है, किंतु दबाव समूह का विशिष्ट लक्षण यह है कि इसमें व्यापकता गुण देखने को मिलता है, अर्थात दबाव समूह का कोई सदस्य एक से अधिक समूह का सदस्य हो सकता है। सर्वव्यापकता यानी इसकी जो विशेषता सर्वव्यापकता। तो दबाव समूह का अस्तित्व तो न केवल लोकतांत्रिक राज्यों से अपितु सर्वाधिकारवादी राज्यों से भी होता है। इस प्रकार समूह सभी प्रकार के राज्यों से सक्रिय रहते हैं। अनिश्चित कार्यकाल। दबाव समूह का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, नहीं इसकी देखा जाए तो निश्चित कार्यकाल होता है। दबाव समूह का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और वे किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं, अर्थात अपने हित की पूर्ति के लिए सक्रिय रहते हैं। राजनीतिक और प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दबाव समूह अराजनैतिक संगठन होते हैं। इनका गठन किन्हीं विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु होता है तथा इनकी पूर्ति के बाद दबाव समूह के रूप में समाप्त हो जाते हैं। अब हम जानते हैं ये दबाव समूह प्रेशर ग्रुप है, इसके दोष क्या हैं और गुण क्या हैं। तो जो आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति में दबाव समूह का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः यह समूह जनता के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। दबाव समूहों के महत्व अथवा गुणों के निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। अब इनके गुण समझते हैं क्या है, दबाव समूह के गुण क्या होते हैं। तो इसका पहला गुण होता है सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण। आधुनिक समय में अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, किंतु इसके बाद भी केंद्रीय सरकार की निरंकुशता देखने को मिलती है। यही कारण है कि वर्तमान में दबाव समूह का महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्गों के हितों का संतुलन। दबाव समूह समाज के उन समूहों के हितों के लिए आवाज उठाते हैं जिनके हितों की सरकार द्वारा उपेक्षा की जाती है। जब सभी वर्ग अपने हितों के प्रति जागरूक होकर उनकी मांग करने के लिए दबाव बनाते हैं तो विभिन्न वर्गों के हितों के मध्य संतुलन स्थापित होता है। अगली जो इनके दो गुण है, सूचनाएं एकत्र करने वाले समूह सरकार व शासन की पहुंच तक होते हैं। इन सूचनाएं एकत्र करने वाले समूह होते हैं, सरकार व शासन के पहुंच समाज के सभी व्यक्तियों तक नहीं हो पाती तथा कुछ वर्गों के हित उपेक्षित रह जाते हैं। ऐसे में दबाव समूह उन वर्गों के लिए आवाज़ उठाकर सरकार तक सूचनाएं पहुँचाने का जो कार्य करते हैं, जिससे सही अर्थों में यदि कहा जाए तो सरकार में लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। जनता व सरकार के मध्य माध्यम। ये जो दबाव समूह होते हैं विभिन्न वर्गों के हितों के लिए सरकार तक पहुंचाकर सरकार और जनता के मध्य संपर्क स्थापित करते हैं और महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। दबाव समूहों के दोष। इसके दोष की बात करें तो इसका पहला दोष संकुचित दृष्टिकोण। दबाव गुटों का संबंध राष्ट्रीय हितों में नहीं अपितु वर्गीय हितों में होता है। इसके लिए कई बार राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करती जाती है और इस प्रकार दबाव समूहों का दृष्टिकोण बहुत संकुचित होता है। अगले जो इसका दोष है अनुचित आचरण। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए अनैतिक अनुचित साधनों को अपनाने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं। कई बार उनके आचरण में सार्वजनिक जीवन में व्यवधान व्यवधान उत्पन्न होता है। अब जानते हैं इसके जो अगली जो दोष है अलोकतांत्रिक।
दबाव समूह जो होता है अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति हेतु सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करते हैं। कई बार उनके इस आचरण से वे सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं और इस प्रकार की राजनीतिक में उनका परोक्ष रूप से हस्तक्षेप बना रहता है, जिसका लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। अब जानते हैं इसकी जो अगला दोष है हिंसक कार्रवाई। दबाव समूह प्रारंभ में संवैधानिक साधनों द्वारा सरकार में अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं, किंतु ऐसा न होने पर हिंसक कार्रवाई करने में संकोच नहीं करती है। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में इन दबाव समूहों ने छुटकारा पाना ना तो संभव है और ना ही अपेक्षित है। विश्व की सभी शासन व्यवस्थाओं में इन समूहों का अस्तित्व तो है तथा इनके महत्व को देखते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनको संवैधानिक संरक्षण भी दिया जाता है। राजनीतिक दल व दबाव समूहों में अंतर। अब जानते हैं राजनीतिक दल व दबाव समूहों में अंतर। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों की स्थिति में पर्याप्त अंतर होता है। यानी राजनीतिक दल होते हैं वो दबाव समूह में क्या अंतर हुआ जानते हैं। तो विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह में निम्नलिखित स्थिति में पर्याप्त अंतर होता है, उन देशों के परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राजनीतिक दलों का एक दबाव समूह में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहले तो अंतर होता है संगठन के आधार पर, उन पर अंतर आ जाता है कि राजनीतिक दलों का संगठन दबाव समूह की तुलना में बड़ा होता है और राजनीतिक दलों के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त होता है, जबकि दबाव समूह को विशेष वर्ग का ही समर्थन प्राप्त होता है। अगला जो अंतर है कि वह है उद्देश्य के आधार पर। तो राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होता है वो देश के सभी वर्गों का कल्याण होता है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य अपने समूह की मांगों और समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें पूर्ण कराना तथा सरकार द्वारा ऐसा न करने पर दबाव नीति अपनाकर उचित अनुचित साधनों द्वारा इनकी पूर्ति कराना होता है। अगला जो इसका अंतर है कार्य क्षेत्र का आधार पर। राजनीतिक दलों का जो कार्यक्षेत्र मुख्यतः विधानमंडल होता है, जबकि दबाव समूह का कार्यक्षेत्र विधानमंडल के बाहर की लॉबी होती है, जहाँ अवकाश के समय मंत्रीगण बैठते हैं तथा दबाव समूह उन लोगों पर अपनी कार्य सिद्धि के लिए दबाव बनाता है। और जो इनकी जो अगला अंतर है वह है सदस्यता के आधार पर। यानी इस जो इनमें होता है, यानी राजनीति में कोई भी व्यक्ति विचारधारा में विश्वास कर आधार पर किसी भी राजनीतिक दल से सदस्यता ग्रहण कर सकता है, किंतु एक समय में वह एक ही दल का सदस्य रह सकता है। और समूह विशेष का सदस्य जो होता है वह दबाव समूह का सदस्य होता है तथा एक समय में विभिन्न दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। इसी प्रकार अगला जो अंतर है भारत में दबाव समूह की भूमिका। हम जानते अंतर नहीं बल्कि भारत में दबाव समूह की भूमिका क्या है। तो भारतीय राजनीति में दबाव समूह का अस्तित्व है कि किंतु पश्चिमी देशों में की तरह यहाँ दबाव समूह के पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। व्यवसायिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण समूह सक्रिय हैं, किंतु मध्यम वर्ग के दबाव के कारण राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में उनका प्रभाव अत्यंत सीमित है। और जानते हैं कि आमंड पावेल की जो पुस्तक है कैपरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूह की 4 श्रेणियों में व्यक्ति है। जो आमंड पावेल की जो पुस्तक है वह है कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स, जो है दबाव समूह के 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहला संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह, गैर समुदायात्मक दबाव समूह। तो भारत में दबाव समूह की ये श्रेणियां इन रूपों में देखने को मिलती हैं। पहला संस्थात्मक दबाव समूह, कांग्रेस संसदीय बोर्ड, कांग्रेस कार्य समिति, ये क्या है संस्थात्मक दबाव समूह है। दूसरा समुदायात्मक दबाव समूह, इंटक, फिक्की आदि। गैर समुदायात्मक दबाव समूह, विश्व हिंदू परिषद, युवा तुर्क आदि। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह, नक्सलवादी गुट, सिख स्टूडेंट फेडरेशन, उल्फा आदि। यहाँ तक यह तथ्य उल्लेखनीय है कि भारत में दबाव समूह भले ही व्यापक विस्तार न हुआ हो अथवा उनका कोई संगठित स्वरूप न हो, फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में औद्योगिक घरानों का देश में सरकारी मशीनरी का विशेष दबाव ये प्रभाव रहा है। अभी हमने जाना दबाव समूह क्या होता है। तो जो दबाव समूह है कि भारत में दबाव समूह भले ही व्यापक विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन कोई संगठित स्वरूप न होकर भी इस संस्था में इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में औद्योगिक घरानों का देश के सरकारी मशीनरी पर विशेष दबाव एवं प्रभाव रहता है।